हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम लोग उदारवादी दृष्टिकोण देखेंगे। तो उदारवाद का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो उदारवाद अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है और इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी से हुई है। मतलब उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी से हुई है और लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो इसका उदारवाद का डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करने को सिद्धांत को ही उदारवाद कहा जाता है। और उदारवाद विचारधारा का प्रभाव 17वीं सेंचुरी से लेकर आज तक रहा है और इसका अधिक प्रभाव वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और अमेरिका पर ज़्यादा रहा है। हालांकि इसका व्यवस्थित विकास इंग्लैंड में हुआ था। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक हैं। 19वीं सदी में उदारवादी विचारधाराओं की लोकप्रियता अपने पराकाष्ठा पर थी। प्रारंभ में उदारवादी सिर्फ मध्य वर्ग अर्थात व्यापारी वर्ग के हितों का दर्शन था, परंतु अब सारे समाज के हितों का दर्शन हो गया है। यूरोप की दो महान क्रांति के कारण ही उदारवाद विचारधारा विकास में आया। एक पहला संस्कृति पूर्ण जागरण और दूसरा धर्म सुधार। 17वीं सदी में हॉब्स और लॉक के राजनीतिक चिंतन के साथ इसका उदय हुआ। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में मानव समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए व्यक्ति को स्वार्थी और एकांत प्रिय बताया। यह स्वार्थी व्यक्ति ही प्रारंभिक उदारवाद चिंतन का मूल प्रेरणा बना। हॉब्स ने अपनी पुस्तक में क्या विश्लेषण किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो उन्होंने मानव को स्वार्थी और एकांत प्रिय बताया और प्रारंभ में यही स्वार्थी व्यक्ति और एकांत प्रिय व्यक्ति ही मूल प्रेरणा बना था उदारवाद का। बाद में लॉक ने इस उदारवादी दर्शन को आगे बढ़ाया। लॉक का कहना था कि एक संवैधानिक सरकार के अंतर्गत ही व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति अच्छे तरीके से हो सकती है। संवैधानिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो व्यक्ति की संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की रक्षा कर सके। हॉब्स और लॉक की मान्यता है कि लोगों ने सामाजिक समझौते के आधार पर ही अपने कुछ विशेष लक्ष्यों के पाने के लिए ही राज्य की स्थापना की। ऐसा मानना है हॉब्स और लॉक का कि मनुष्य ने सामाजिक समझौते के आधार पर ही राज्य की स्थापना की। आइडियोलॉजी, उदारवाद का आइडियोलॉजी क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसे इसकी उम्मीद होनी चाहिए कि व्यक्ति की इस स्वतंत्रता में राज्य और समाज के अन्य व्यक्ति द्वारा कभी हस्तक्षेप नहीं किया जाए। वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, न राज्य हस्तक्षेप करे और न कोई और व्यक्ति हस्तक्षेप करे उसके स्वतंत्रता में। तो देखिए उदारवाद का आर्थिक पहलू क्या है। उदारवाद का राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू और आर्थिक पहलू, तीनों पहलू है। राजनीतिक पहलू में ये है कि राजनीतिक संगठन, कोई भी व्यक्ति राजनीतिक संगठन बना सके, उसको मताधिकार का अधिकार हो। सामाजिक पहलू में ये है कि सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, समानता हो, उसको समाज में मिले, न्याय मिले। और आर्थिक पहलू ये है कि वो अपने पसंदीदा कोई भी व्यापार कर सके। तो उदारवाद का आर्थिक पहलू क्या है, तो 1760 ईस्वी से 1830 ईस्वी की औद्योगिक क्रांति के दौरान फ्रांस के अधिकांश दार्शनिक एडम स्मिथ, माल्थस, रिकॉर्डो इत्यादि ने व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत स्वतंत्र मतलब कि व्यापार होना चाहिए, प्रतियोगिता होना चाहिए, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उनका ये मानना था। तो आइए देखते हैं कि उदारवाद का गुण क्या था। तो सबसे पहले ये व्यक्ति प्रधान विचारधारा है। तो इसमें दास प्रथा पर प्रहार किया गया, दास प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त किया गया। संसदीय संस्थाओं में सुधार और वयस्क मताधिकार पर बल दिया गया और मजदूरों की दशा में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया गया। बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया गया। आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की
नीति के कारण पूंजीपतियों के बड़े बड़े उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया गया, उत्पादन में भी बहुत वृद्धि हुई। तो आइए अब आलोचना देख लेते हैं। आलोचकों का कहना था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है। उदारवाद ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम बताया था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि राज्य न तो किसी समझौते का परिणाम उत्पन्न हुआ और न ही इसे इच्छा अनुसार कभी भी भंग किया जा सकता है। राज्य एक उच्चतम मानवीय गुणों का विकास और महानतम आदर्शों की प्राप्ति में क्रियाशील संस्था है। मतलब कि मानवीय गुणों के विकास के लिए, एक महानतम आदर्श की प्राप्ति के लिए एक क्रियाशील संस्था है। और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर इतना स्वतंत्रता मिलेगा, सबको पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगा, तो अराजकता समाज में हो सकती है। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही गई। ये मानव जीवन के लिए एक प्रकार से पूर्ण स्वतंत्रता अराजकता में बदल सकती है। स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक है, नहीं तो स्वतंत्र प्रतियोगिता मजदूरों वर्ग के लिए कष्टकारी परिणामों एवं शोषण को जन्म देने वाली हो सकती है। समाज के विकास और सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को सीमित करना आवश्यक है। पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को कभी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाएगा तो हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर सकता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। और अमीर व्यक्ति वैसे अमीर ही हो जाएगा और गरीब व्यक्ति गरीब ही हो जाएगा, और गरीब व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शोषण होगा। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत सही नहीं है। मजदूरों के लिए स्वतंत्र प्रतियोगिता मजदूर वर्ग के लिए कष्टकारी परिणामों में शोषण का जन्म देने वाली हो सकती है। क्रमिक परिवर्तन के सुधारवाद मार्ग असंतोष है। क्रमिक परिवर्तन द्वारा मामूली परिवर्तन आएगी समाज में, ना कि पूरा काया पलट नहीं हो सकता है। तो उदारवाद का कहना था कि क्रमिक परिवर्तन है, उदारवाद विचारधारा है तभी, और सुधारवाद क्रमिक परिवर्तन के कारण ही आएगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि नहीं, क्रमिक परिवर्तन के कारण मामूली सुधार आ सकती है, लेकिन समाज का पूरा काया पलट नहीं हो सकता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सिक्स पॉइंट उदारवादी दर्शन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा पर आधारित नहीं है। वास्तविक अर्थ में लोक कल्याणकारी नहीं बन पाई है। इसका कारण यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य ने समान नागरिकों को बेरोजगारी और जीवन यापन की समान चिंताओं से मुक्त नहीं किया है। ये बात सही है, बहुत बेरोजगारी है, कोई भी चिंताओं से मुक्त थोड़ी है, सब अपना विकास खुद कर रही है। सरकार ने पॉलिसी बहुत बनाया है, लेकिन जो बीच में भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो उन ज़रूरतमंद तक वो पॉलिसी पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं उदारवाद का प्रमुख लक्षण क्या है। तो सबसे पहला बात कि उदारवाद व्यक्ति प्रधान दर्शन है, जैसा कि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति का समर्थक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता का विरोध करता है, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है, स्वेच्छता का विरोध करता है, मतलब मनमानेपन का विरोध करता है, शासन में व्यक्ति के स्थान पर कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, शासन वर्ग मनमानी करता है और जनता के हितों पर ध्यान नहीं देता है। तो उदारवाद ऐसी स्थिति में जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार देता है। उदारवाद सुधारवाद दर्शन है, क्योंकि क्रमिक परिवर्तन करके वो समाज में सुधार लाना चाहता है। वो राज्य के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहता है, राज्य के हस्तक्षेप की नीति को स्वीकार करता है। और जैसा कि हम लोग सबको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श है। राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, इसका मानना है उदारवादी विचारकों का। राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। जैसा कि करेंट अफेयर में चल रहा है कि पाकिस्तान में
अल्पसंख्यकों पे बहुत अत्याचार किया जा रहा है। तो ऐसा सरकार नहीं हो कि अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करे और वहाँ पे जो बहुसंख्यक है उनका विकास करे। सरकार का काम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वो अपने राष्ट्र के हर एक नागरिक का विकास करे, ऐसी सरकारें होनी चाहिए। राजनीति शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। ये लोकतंत्र पे विश्वास करता है, उदारवाद लोकतंत्र पे विश्वास करता है। ये मानवीय स्वतंत्रता और अधिकारों में अटूट विश्वास करता है। तो फ्रेंड्स, ये उदारवाद टॉपिक ख़त्म हो गया है। हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि राजनीति का उदारवाद दर्शन संकट की घड़ी से गुजर रहा है। आज विश्व में इसका प्रभाव 1/3 राज्यों में रह गया है। परिणाम स्वरूप यह मांग की जा रही है कि उदारवादी की मूल धाराओं में परिवर्तन लाया जाए। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा बता देंगे जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। थैंक यू।